हिंदुओं से कलमा पढ़वाएंगे फिर मारेंगे। तारीख 22 अप्रैल 2025, वक्त सुबह 9 बजे। जगह पीओके एक गुप्त कैंप। कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ, दीवारों पर नक्शे टंगे थे। मेज पर वायरलेस सेट, कुछ फाइलें और बंदूकें रखी थी। ढीला काला कुर्ता पैजामा पहने कमांडर बेचैनी से टहल रहा था। बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही थी। मुजाहिद फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। कमांडर बार बार घड़ी देख रहा था। फिर उसने झुझुलाकर कहा, टीवी चलाओ, देखो हिंदुस्तान में क्या चल रहा, उसके पीएम का क्या अपडेट है। एक मुजाहिद ने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर फ्लैश, प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स के बोइंग 777 300 ER विमान की सीढ़ियों से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका विमान सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। न्यूज एंकर रिपोर्टिंग करते हुए बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा, इससे हिंदुस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस दौरे से काफी तकलीफ हो रही होगी। कमांडर, ये सारी हुकूमतें सौदागर हैं, बड़े बाजारों में बस तेल बेचना है, इन्हें अपना इस्लाम और ईमान के लिए कुछ नहीं करेगी। कमांडर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा फोन लाओ। मुजाहिद ने जल्दी से उसके हाथ में फोन थमा दिया। कमांडर ने फौरन एक नंबर मिलाया। भाई, वो सऊदी के लिए उड़ चुका है, तैयारी पूरी है ना? उधर से आवाज आई, हाँ भाई, इंतजाम पूरा है। कितने लोग मैदान पर हैं? 3 मैन टारगेट पर रहेंगे, बाकी के मुजाहिद उन्हें कवर करेंगे। बाकी जंगल से लेकर घाटी तक अपने मुखबिर तैनात हैं। एक एक मिनट का अपडेट मिल रहा है उनकी फौज। एक मुजाहिद बोलता है, किसी को कोई भनक नहीं, यहाँ से कमांडर बोलता है। थोड़ी देर बाद कश्मीर का एक घना जंगल। कमांडर बिलाल हाथ बांधे खड़ा है। कैंप का ट्रेनर 3 लड़ाकों को लेकर आता है। ट्रेनर बिलाल से बोला, जनाब, ये तीनों हमारे सबसे काबिल शिकारी हैं। बिलाल ट्रेनर को जाने का इशारा करता है और तीनों से कहता है, आज वो पाक दिन आ गया जिसके लिए हम इतने वक्त से तैयारी कर रहे थे। 370 हटाकर हिंदुस्तान को लगता है कि कश्मीर पर उनकी हुकूमत हो गई। उन्हें जवाब देना जरूरी है कि कश्मीर अब भी हमारा है और वो जवाब उन तक पहुंचाओगे तुम तीनों। उनमें से एक चिल्लाया, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिलाल बोला, शाबाश, अब तुम तीनों सीधे पहलगाम जाओ। वहाँ ना पुलिस होगी ना आर्मी। जब हिंदुस्तानी सैलानी वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तब तुम्हें चुन चुनकर हिंदुओं को मारना है। तीनों मुजाहिद एक दूसरे की ओर देखने लगे। बिलाल बोला, ठीक सुना तुमने, चुन चुनकर हिंदुओं को मारना है। याद रहे, हमें औरतों की जान नहीं लेनी है। गोली मारने से पहले उनका मजहब पूछना, ताकि हमारा पैगाम उनकी सरकार तक पहुंच जाए। अगर कोई झूठ बोले तो उससे कलमा पढ़ने को कहना। बिलाल एक राइफल उठाकर मुजाहिद के हाथ में थमाता है। बिलाल बोलता है, मेरे भाइयों, इन हथियारों में भरा बारूद ही तुम्हारी जन्नत की चाबी है। जब काफिरों का खून जमीन पर गिरेगा तब आसमान में तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे। बिलाल तीनों को बॉडी कैम लगी जैकेट देता है। बिलाल बोलता है, इसकी मदद से हम हर पल तुम पर नजर रखेंगे। यहाँ से लेकर घाटी तक हमारे मुखबिर तैनात हैं। कत्लेआम के बाद जब घाटी में खामोशी हो जाए तब तुम उसी रास्ते वापस आ जाओगे जिस रास्ते ऊपर गए थे। ऊपर तुम्हें सुलेमान मूसा मिलेगा, वो बाकी का प्लान तुम्हें बताएगा। बिलाल बोलता है, अब जाओ और अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। 22 घंटे पहाड़ चढ़कर पहलगाम पहुंचे आतंकी। 22 अप्रैल 2025, जगह बैसरन घाटी, पहलगाम, वक्त दोपहर 12 बजे। बैसरन घाटी की खूबसूरती, हरी घास के मैदान, देवदार के ऊंचे पेड़, एक छोटा बच्चा मैगी के लिए जिद कर रहा है। पास ही सैलानियों का एक झुंड हाथ में पहाड़ी छड़ियां लिए फोटो खिंचवा रहा है। कुछ बच्चे घास पर दौड़ रहे हैं। घाटी के ठीक नीचे घने जंगल में कुछ आतंकी घात लगाकर बैठे थे। सुलेमान, आदिल और एहसान अपनी राइफलों को साफ कर रहे थे। तभी हमजा और जिब्रान वहां पहुंचे। हमजा की सांसें फूल रही थी। आ गए, देर कर दी, सुलेमान ने धीरे से कहा। भाई, चढ़ाई बहुत ऊंची थी, हमजा ने हाँफते हुए जवाब दिया। सुलेमान ने एक डिजिटल टैबलेट ऑन किया। स्क्रीन पर बैसरन घाटी का नक्शा उभर आया। हमजा और जिब्रान किसी भूखे भेड़ियों की तरह उस नक्शे को देखने लगे। सुलेमान ने टैबलेट पर एक बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, ध्यान से समझ लो, बैसरन में घुसने और निकलने के 2 ही रास्ते हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट। अगर हमने इन दोनों को सील कर दिया तो अंदर का हर शख्स हमारे शिकंजे में होगा। कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुलेमान और हमजा एंट्री गेट पर पोजीशन लेंगे, जबकि जिब्रान को एग्जिट गेट पर मुस्तैद रहना है। जिब्रान को ऐसी ढलान पर खड़ा होना है जहां से भागने वाली भीड़ का एक एक चेहरा दिख जाए।
जब घाटी पूरी तरह भर जाए तब जिब्रान तू हवा में फायर करेगा। सुलेमान की आवाज़ भारी हो गई। वह फायर हमारे लिए पैगाम होगा कि खेल शुरू करना है। जैसे ही तेरी गोली चलेगी हम एंट्री गेट पर मोर्चा खोल देंगे। हमजा ने ठंडी हंसी के साथ पूछा, सबको मारना है? सुलेमान ने उसकी आंखों में झांका। मजहब पूछो और फिर सफाई शुरू करो। काफिरों के लिए कोई रहम नहीं, सिर्फ 15 मिनट। हमें सिर्फ 15 मिनट का तूफान मचाना है, फिर हम इसी रास्ते से वापस गायब हो जाएंगे। जिब्रान जो सेना की वर्दी में था ताकि किसी को शक न हो, अपनी राइफल का स्ट्रैप कसते हुए घाटी की ओर चल पड़ा। आदिल और एहसान को बैकअप के तौर पर वहीं रुकना था ताकि अगर फौज आए तो वो ऊंचाई से कवर फायर दे सके। जिब्रान आर्मी की वर्दी का फायदा उठाकर चुपचाप एग्जिट गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। लोग उसे देखकर सुरक्षित महसूस कर रहे थे, यह सोचकर कि फौज पास ही है। उधर सुलेमान और हमजा ने काश्मीरी फिरन पहन रखी थी जिसके नीचे उनकी लंबी राइफलें छिपी थी। वे आम काश्मीरी नागरिकों की तरह एंट्री गेट के पास टहलने लगे। उसी भीड़ में शुभम और एहसान भी थे। उनकी नई नई शादी हुई थी और वो अपनी जिंदगी के सबसे हसीन सफर पर थे। एहसान के चेहरे पर पहाड़ की ताजी हवा ने एक अलग ही चमक बिखेर दी थी। कुछ खाने का ऑर्डर करें? एहसान ने शुभम का हाथ थामते हुए पूछा। हाँ बेबी, यहाँ की पहाड़ों वाली मैगी और कॉफ़ी का अपना ही मजा है, शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर में शुभम के हाथ में मैगी की प्लेट और कॉफ़ी थी। वो दोनों एक ढलान पर बैठ गए। शुभम बड़े प्यार से मैगी की फूंक मारकर ठंडा कर रहा था ताकि एहसाना का मुंह न जल जाए। तुम्हें पता है शुभम, मुझे पहाड़ बचपन से पसंद है। यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ मैगी खाना, यह पल मैं कभी नहीं भूलूंगी, एहसान ने भावुक होकर कहा। शुभम ने एक निवाला उसकी ओर बढ़ाया। लो अब खाओ, अब ठंडी हो गई है। इधर जिब्रान ने अपनी घड़ी देखी। घाटी अब पर्यटक से खचाखच भर चुकी थी। उसने अपनी राइफल निकाली और आसमान की ओर नली करके ट्रिगर दबा दिया। एक तीखी आवाज़ पूरी वादी में गूंज उठी। एहसानिया के हाथ से कॉफ़ी का कप छूट गया। ये कैसी आवाज़ है शुभम? वह कांपते हुए बोली। शुभम कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुलेमान साल से अपनी बंदूक निकालकर उनके सामने खड़ा हो गया। हिंदू हो या मुसलमान? सुलेमान ने गरज कर पूछा। एहसानिया को लगा शायद कोई मजाक हो रहा है या कोई स्थानीय सुरक्षा जांच। उसने मासूमियत से हंसते हुए कहा, क्या हुआ भैया, हिंदू मुस्लिम क्यों पूछ रहे हो? साफ साफ बता, तेरा मजहब क्या है? सुलेमान की आवाज़ अब और डरावनी हो गई थी। शुभम ने एहसानिया को अपने पीछे किया और हिम्मत जुटाकर कहा, हम हिंदू हैं, लेकिन बात क्या है? इससे पहले कि शुभम अपनी बात पूरी कर पाता, सुलेमान ने राइफल की नली उसकी कनपट्टी पर सटाई और ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। गोली ने शुभम की खोपड़ी के पर खच्चे उड़ा दिए। शुभम के सिर का एक हिस्सा कटकर सीधा एहसानिया की गोद में जा गिरा। उसके बाल, उसकी आंख का एक हिस्सा, सब कुछ खून से लथपथ होकर एहसानिया के कपड़ों पर बिखर गया। एहसानिया के सफेद कपड़ों पर लाल खून के फव्वारे फूट पड़े। क्यों मारा मेरे पति को, क्यों? एहसानिया की एक ऐसी चीख निकली जिसने घाटी की फिजाओं को हिलाकर रख दिया। लेकिन सुलेमान वहां रुका नहीं, वह अगले शिकार की तरफ बढ़ गया। एंट्री गेट पर हमजा ने भी तांडव शुरू कर दिया था। सब लाइन में लगो, वह चिल्ला रहा था। लोगों को मजहब के आधार पर बांटा जाने लगा। जो हिंदू थे उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियों से भूना जा रहा था। माताओं के सामने उनके बेटों को और पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा जा रहा था। मैदान में चारों तरफ लाशें बिछने लगी। वह बच्चा जो मैगी के लिए जिद कर रहा था अब अपनी माँ की बेजान देह के पास बैठकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। घाटी की वह हरी घास अब गहरे लाल रंग में डूब चुकी थी। आतंकियों ने हिंदुओं को गोली मारी, औरतों से कहा जाकर मोदी को बताना। तारीख 22 अप्रैल 2025, वक्त दोपहर के करीब 2:45। जगह बैसरन घाटी, पहलगाम की बैसरन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, उस दिन अपनी पूरी रंगत में थी। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप घास के मैदानों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। सैलानियों का हुजूम था, खिलखिलाहटें थी और हवा में एक अजीब सी बेफिरकी थी। जिप लाइन के पास लंबी कतार लगी थी। लोग रोमांचित थे। फुर्ती से हार्नेस बांध रहा था। उसने अगले सैलानी को सहारा दिया, उसे ढलान की ओर ले गया और 3 बार पुकारा, अल्लाहू अकबर, और उसे हवा में पुश कर दिया। अभी वह सैलानी हवा के बीच झूल ही रहा था कि अचानक एक तीखी आवाज़ गूंजी, गोली की आवाज़। सैलानी और
इंस्ट्रक्टर दोनों ठिठक गए। उन्हें लगा शायद जिप लाइन के तार में कोई खराबी आई है या कोई पटाखा फूटा है, लेकिन अगले ही पल 3-4 और गन शॉट्स की आवाज के बाद अफरा तफरी मच गई। एंट्री गेट से थोड़ी ही दूर पर विनय और हिमांशी मस्ती कर रहे थे, जिनकी शादी को अभी महज 6 दिन हुए थे। विनय भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थे। हिमांशी की आंखों में नई दुनिया के सपने थे। दोनों सेल्फी ले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट ने हिमांशी के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली। वह सकपका गई और डर के मारे विनय से लिपट गई। तभी एक नाकाबपोश आतंकी हमजा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून सवार था और हाथ में थमी राइफल का मुहाना सीधे विनय की ओर था। कलमा पढ़कर सुनाओ, हमजा ने चीखते हुए कहा। विनय ने हैरानी और घृणा से उसे देखा। कलमा? हिमांशी थरथराते हुए बोली, नहीं आती हमें, जाने दो। हमजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। तो तुम लोग हिंदू हो? विनय ने अपनी रीढ़ सीधी की। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ हम हिंदू हैं, क्या हुआ बताओ। हमजा की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली विनय के सीने में बाईं तरफ लगी। वह झटके से पीछे गिरा। हिमांशी पागलों की तरह विनय को पकड़कर रोने लगी। उसका हाथ खून से सन गया था। हमजा का दिल नहीं पसीजा। उसने विनय के निढाल शरीर पर 2-3 गोली और दाग दी। थोड़ी दूर पर मंजूनाथ और पल्लवी अपने बच्चों के साथ घास पर बैठे थे। वो दक्षिण भारत से आए थे और कश्मीर की खूबसूरती देख हैरान थे। जब धमाके हुए तो मंजूनाथ को लगा शायद कोई स्थानीय उत्सव हो रहा होगा, लगता है कोई सेलिब्रेशन है। पल्लवी मंजूनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी राइफल ताने सुलेमान उनके पास आ पहुंचा। सुलेमान ने पल्लवी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर पल्लवी की मांग में सजे गहरे लाल सिंदूर और गले में चमकते मंगलसूत्र पर टिक गई। पल्लवी कांपते हुए बोली, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? पैसा चाहिए तो ले लो, पर हमें छोड़ दो। सुलेमान ने बिना कुछ कहे राइफल की नली मंजूनाथ के सिर से सटाई और ट्रिगर दबा दिया। एक पल में मंजूनाथ का शरीर निर्जीव होकर घास पर गिर पड़ा। क्यों मार दिया मेरे पति को, हैवान कहीं के? पल्लवी बदहवास होकर चिल्लाई। अब मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी मार दे। सुलेमान रुका। उसने पल्लवी की ओर देखा और गरजते हुए बोला, तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तू जाकर अपने मोदी को बता सके कि क्या हुआ। इतना कहकर वह ठहाका मारता हुआ आगे बढ़ गया। एग्जिट गेट के पास जिब्रान नाम के तीसरे आतंकी ने दर्जनों लोगों को घेर रखा था। तभी हमजा भी हवाई फायरिंग करता हुआ वहां पहुंचा। जितने भी मुसलमान हो एक तरफ खड़े हो जाओ, हमजा चिल्लाया। भीड़ में से डरते सहमते 4-5 लोग अलग हुए। हमजा ने उनसे वही सवाल दोहराया, कलमा पढ़कर सुनाओ। जब उन्होंने कांपती आवाजों में कलमा पढ़ा तो आतंकियों ने उन्हें एक तरफ कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने बाकी बचे लोगों में से मर्दों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू किया। गोलियों की आवाज और औरतों की चीखें बेसरन की फिजाओं में घुल गई। लाशों का ढेर लग गया था। उसी समय पहाड़ी की दूसरी तरफ से एक नौजवान घोड़ा लेकर आ रहा था। उसका नाम आदिल था। उसने देखा कि हमजा और सुलेमान एक परिवार को घेरे हुए थे। वह अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर वहां पहुंचा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो इन बेकसूरों को, आदिल ने चिल्लाकर कहा। हमजा ने मुड़कर उसे देखा। नाम क्या है तेरा? आदिल सैयद। आदिल हुसैन, उसने सीना तानकर कहा। हमजा की आंखों में पल भर के लिए नरमी आई। देख तू मुसलमान है और ये काफिर हिंदू हमारे दुश्मन है, भाग जा, तेरा इसमें क्या बादशाह। आदिल ने गालियां नहीं दी, उसने सीधे कार्रवाई की। उसने झपटकर हमजा को जोर का धक्का मारा और उसकी राइफल पकड़ ली। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह परिवार वहां से जंगल की ओर भाग निकला। हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदिल के सीने पर राइफल सटा दी। तू अपनी कौम का दुश्मन है, गद्दार है तू, गद्दार। और फिर गोली चला दी। आदिल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब तक घाटी में दर्जनों लाशें बिछ चुकी थी। हरियाली अब सुर्खलाल हो चुकी थी। सुलेमान ने हवा में राइफल लहराई और जोर से नारा लगाया, नारे ए तकबीर। बाकी दोनों ने उसका साथ दिया और वो तीनों अंधेरे रास्तों और पहाड़ियों की ओट में ओझल हो गए।